अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान एक बार फिर हम देख रहे हैं एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है। आज एक मच वेटेड रिलीफ का इंतजार रहा पूरे दिन। सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबर बेंच समाअत कर रहे थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी कमेंट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साथ साथ समाअत जारी थी। ये जो अपील में गए हुए हैं सेशन कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना वाला मामला है। साथ साथ आपने देखा कि ख्वाजा हारिस साहब को रिप्लेस किया लतीफ़ खोसा साहब ने इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब कहा जा रहा है कि उनके मुंशी किडनैप हो गए थे, उनको उठा लिया गया था, इसलिए वो इस केस को सुनने से उन्होंने माजरत कर ली है। लेकिन अंदर खबरें ये हैं कि उन्होंने या तो उनको पेमेंट नहीं मिली या फिर उनको किसी साजिश के तहत बाहर किया गया है। अब ये साजिश किससे रचाई है, क्यों रचाई है, क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि प्रेशर डाला जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था, कहा यह जा रहा था, आज भी इस तवातर से कमेंट्स आते रहे। नून लीग कल भी नवाज शरीफ साहब बोले, आज मरीम नवाज साहब अभी बोल पड़ी कि पहले आपने रेस्ट हाउस भेजा था, आज होटल भेज देते हैं, क्या कैसा आइडिया है। तो ये तंजिया जो गुफ्तगू है वो जारी रही। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद प्रेशर को कम नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। कल दोपहर में 3 घंटे का दरकार है अमजद परवेज साहब को, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ये जिस तरह से तवातर से एक रिलीफ का बार बार जिक्र किया जाता है जो कि आने को है लेकिन आ नहीं रहा। और अगर लतीफ़ खोसा साहब तैयार थे इस केस के लिए, तो लगता तो नहीं उनकी तैयारी थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ज़रा तैयार थे और उन्होंने दलाइल उनके दे दिए थे। कल आज की समाअत ज़ाहिर अली नकवी साहब लाहौर चले गए और ज़ाहिर है छुट्टी हो गई सुप्रीम कोर्ट। अब अगर होगा भी तो अब इसकी अगले हफ्ते समाअत करेगा, तो वो रिलीफ जो आनी थी, शायद आज आनी थी, वो आज ना आ सकी। तो इस पर भी मज़ीद बात कर लेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी रहे हैं, नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब लिटिल बिट। मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो प्रेशर की बात हो रही थी, वो शायद प्रेशर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इस केस को सही तरह से, मेरा जो ख्याल है, मेरा ओपिनियन ये है कि दलाइल तो उन्होंने भी नहीं दिए कि क्यों इसको इंतजार में डाला जा रहा है, इल्तवा का शिकार क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है वो क्यों हो रही है, प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। इसको केस को आपने अच्छा बिल्ड किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, मेरा ख्याल है वो इस केस को इस तरह नहीं प्रेजेंट कर पाए। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ की सना बच्चा साहब एक तरतीब है। यानी एक एपलेट कोर्ट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उधर अपील फिक्स्ड है, सुनी जा रही है, उसका सेंटेंस सस्पेंशन की दरख्वास्त जेर समाअत है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक एप्लीकेशन को टेकअप कर लेना, उस एप्लीकेशन को सुन लेना, जेल की फैसिलिटीज़ के बारे में इंक्वायर करना, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे एक इंक्लिनेशन या कोई पर्सनल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इतना आउट ऑफ द वे क्यों सुन रहे हैं। लगता यह है कि 16 सितंबर की जो डेडलाइन है रिटायरमेंट की, वो कहीं पे आड़े आ रही है और एक इनडिसेंट हेस्ट, जो एक गैर शाइस्ता उजलत है, वो देखने में आ रही है कि एक पूरे प्रोसेस को इवेट किया जा रहा है। और जिस तरीके से अमजद परवेज साहब के साथ वहाँ पे सलूक किया गया, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि चीफ जस्टिस को जब कहा गया कि मुल्जिम रेमिडीलेस नहीं है, यानी उसके पास अभी एक एपलेट फोरम हाई कोर्ट का मौजूद है, तो कहा गया कि आपको नजर आ रही है कहीं यहां बैठे वो तो अटक में बंद हैं, हम 1 घंटे में रिलीज कर देंगे, आपने ये क्या बात की है। तो ये गुस्सा किस चीज का है और क्यों है, और फिर सवाल करना। और देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, टेक्निकली अमजद परवेज के पास सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा नहीं था, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखने गए थे। उनको खड़ा करके रोस्टम पे बुलाना, सवालात करना, उनके सवालात के जो जवाब दी जो फैक्चुअल थे उनको ट्विस्ट करके ऑर्डर का हिस्सा बनाना, ये सब जो है एक शख्स की मोहब्बत में किया गया है, जिस शख्स की मोहब्बत में ये गिरफ्तार हैं और वो अटक में गिरफ्तार है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि इस मुल्क में ये रूल ऑफ लॉ के साथ क्या मौकरी हो रही है कि आपने डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स किए, पूरे केस के फैक्ट्स डिस्कस कर दिए, डिस्क्लोज कर दिए, अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, लोअर कोर्ट्स को बाइंड कर दिया। तो ये तो अनहोनी है, कभी ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपको भी समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही, समझने की कोशिश करेंगे। पहले शुएब शाहीन साहब, आप जरा समझा दीजिए कि एक शख्स अगर सिर्फ प्रोसीडिंग देखने गया है, उसकी तैयारी भी नहीं है, उसको रोस्टर पे बुला लेना। लतीफ़ खोसा साहब की भी कल तैयारी नहीं थी, लेकिन चलें, चीफ जस्टिस की तैयारी थी, तो दलाइल
3 मेंबर बेंच में से 2 ने तो दे दिए। तो ये आज क्या ये अनहोनी है, ये क्या रूल ऑफ लॉ के साथ हो रहा है? ऐसे सवाल पहले याद ना आए। मरियम नवाज साहब आज दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये सवाल उस वक्त तो नहीं किए गए, आज ये सारे सवाल हो रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ जेल में, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, इसकी रिपोर्ट दी जाए। ये तमाम तर कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो थोड़ा सा बेनिफिट दे रही हैं आपके चेयरमैन पीटीआई? कमाल की बात है कि अनड्यू हेस्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, यानी जिस जज ने 1 घंटे के 2 घंटे के नोटिस पे बगैर सुने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तारड़ साहब, और आप ये कहती हैं कि वो बेहतरीन फैसला है। ये जो केस कल लगा था हमारी, ये सिविल पिटिशन, क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील, आपको पता है कब हमने फाइल की थी? ये 5 अगस्त को फाइल की थी, जिस दिन 3 को फैसला किया आमिर फारूक ने, 4 को हमें कॉपी मिली, 5 को अर्ली इन द मॉर्निंग ये फाइल हुई, जिस वक्त ख्वाजा आरिस के वकील को उठा लिया गया था, उसी दिन ये पिटिशन फाइल हुई है। और आज लगी है, यानी कल लगी है 23 तारीख को, उसको टाइम लगा तकरीबन 19 दिन ये पिटिशन लगाने में, और आप कह रहे हैं अनड्यू हेस्ट में जनाब वो केस आ गया। और ये पहली दफा नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2 तारीख को आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस को हुक्म दे सर, वो जो कैप्टन सफदर के हवाले से जो सजा का फैसला हुआ था, उसमें कितने दिन लगे थे? उसमें कितने? सर मुझे आप उसमें ब्रैकेट ना करें, आप ये मुझे, अच्छा चल ठीक है बोले, मुझे आपकी बात का जवाब आ जाएगा, सुन लें। आमिर फारूक साहब को 2 तारीख को 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच फैसला दे चुकी है, उनको डायरेक्शन दे चुकी है कि सबसे पहले आप जुरिस्डिक्शन एंड मेंटेनेबिलिटी एंड लिमिटेशन एंड ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में, कंप्लेंट के काबिल समाअत के बारे में आप फैसला दें। और 3 तारीख को आमिर फारूक साहब बजाय फैसला देने के तीसरी मर्तबा उसी जज को भेज देते हैं कि नहीं आप फैसला करें। और 5 तारीख को वो दिलावर साहब बगैर सुने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहते हैं कि आपने हमें जरूर कहा, लेकिन मैं अपने उस फैसले को जिसने आपने सेटिसाइड कर दिया, मैं उसी पर रिलाय करके ये फैसला दे रहा हूं और सजा दे रहा हूं। तो ये जो तर्ज अमल था, कर इलेक्शन कमीशन और इनके वकील ने जो एडमिट किया, उसने कहा हाँ जी हमने हक के दिफा भी नहीं दिया, हाँ जी पहले भी एक तरफा फैसला किया था, 5 को भी एक तरफा फैसला कर दिया, हाँ जी हमने 2 दफा बुलाया और 12 बजे हमने फैसला रिजर्व कर लिया, और हाँ जी ये भी बात एडमिटेड फैक्ट है कि फहरिस्त गवाहान भी हमने मांगी थी, लेकिन जो 342 की स्टेटमेंट होती है, इनसे पूछा जाता है कि जनाब आप गवाह पेश करना चाहते हैं, हमने कहा हाँ, तो लेकिन हमने कहा वो गैर मुतल्लका है, ये भी पूछा गया, उन्हें एडमिट लेकिन किया। आज आपको चीफ जस्टिस ने बाबर को करा दिया ना कि आपका बुनियादी मौकफ ये था कि आपको सुना नहीं जा रहा। मेरी बात सुन लेना सर, आप एक तो ज्यादतियों के पहाड़ इतने गिनवा देते हैं कि मुझे तो लगता है पता नहीं आप कौन सी वाली लीगल प्रोसीडिंग देख रहे हो और मैं कौन सी समाअत को देख रही हूँ। लेकिन जरा ये फरमा दीजिएगा, ये ज्यादतियों के पहाड़ के अलावा जो रिलीफ के पहाड़ हैं उनके ऊपर भी कोई जरा कुछ नजर डाल दीजिए कि आपके साथ वो ज्यादतियां गिन रहे हैं, जरा बेनिफिट्स भी गिनते हैं, जरा थोड़ा सा एडवांटेजेस भी गिन ले। मुझे बता दें कौन सा एडवांटेज, कौन सा बेनिफिट्स, आप मुझे गिनवा दें, मैं आपको जवाब दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी एक कोर्ट मामला चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप लोगों ने हर बार ना पाकिस्तान की तारीख में किसी नहीं सर आप जवाब नहीं दे रहे ना शाहीन साहब, वही आप एक पहले कभी किसी ने, जब आप पूरी रियासती इदारे और वो शहबाज शरीफ की वो हुकूमत जिसका काम 16 महीनों अरे पे शाहीन साहब इस मुल्क में क्या क्या केसेस नहीं बने, एक केस ही इतना भारी बना कि 116 छोड़ दे। चले ओके लेट मी आई काट ओके लेट मी जस्ट इंटरप्ट। तारड़ साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, फिर आई हैव टू गो टू मुस्तफा साहब। तारड़ साहब इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड देन आई विल गो टू मुस्तफा साहब। जी सर देखिए मैं आपको बताऊं, ये 1 साल से ट्रायल चल रहा था, जज जफर इकबाल को भगा दिया गया, उनकी अदालत पे हमला किया गया, फर्दे जुर्म लगनी थी, इन्होंने 4 महीने फर्दे जुर्म नहीं लगने दी। इन जज जफर इकबाल ने इनके वारंट जारी किए, पुलिस इनको लेने गई, अरेस्ट करने के लिए नहीं, अदालत में पेश करने के लिए। इन्होंने पेट्रोल बमों से हमला किया। अब नया जज आया है, उसने अपने फैसले किए, और देखें आपने 37 से 40 हाजिरी माफी की दरखास्तें जो हैं वो मंजूर करवाई हैं। ये चाहते थे कि फॉरेन फंडिंग की तरह इस केस को भी 6 साल चलाया जाए। अब जज का इख्तियार है कि वो अगर समझता है कि आपके विटनेसेस जो हैं वो इररेलेवेंट है, तो वो कानून के मुताबिक उसने वो लिस्ट आपकी नहीं ली। रऊफ हसन को विटनेस रखा हुआ है जो आपका अपना तर्जुमान है।
तो ये केस चाहते थे कि इटर्निटी तक चलता रहे, और एक इनकी कामयाबी है, इन्होंने पूरी कौम को तकनीकी बुनियादों पे लगा दिया है। किसी को याद नहीं है कि मिस डिक्लेरेशन है, चोरी है, एक ब्लैक मार्केट में तोशाखाना के तहत फरोख्त हुए हैं, उनकी रकम भी सही तरह डिक्लेयर नहीं की हुई। तो भाई आप रियासत मदीना के नारे लगाएं और उसके बाद चोरियां करें, व्यापार करें और फिर अदालतों को ब्लेम करें, बड़े गट्स चाहिए इस काम के लिए। अब आप मुझे अगर जवाब ठीक है सर, मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन का ही मामला। अब मैंने शाहीन साहब एक मिनट मुझे जरा, शाहीन साहब मैं आती हूँ आपका, मुझे मुस्तफा साहब को बहुत देर से इंतजार करें, मुझे उनका कमेंट लेने दें। मुस्तफा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, सॉरी एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। जरा मुस्तफा साहब ये फरमा दीजिएगा एकदम से, ये तो बहुत मजाक हो ही रहा है, एक मौकरी अदलिया और कानून की हो रही है, एक हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो महंगाई किस तरफ जा रही है, बिजली के नर्क फिर बढ़ गए हैं, जमात इस्लामी में शायद पीटीआई की रूह आ गई है या पीटीआई चेयरमैन की रूह आ गई, आज उन्होंने कहा बिल भी जलाएंगे। आज एक लिटरली हाथापाई हुई कराची में कि एएससी को ताजरों ने पकड़ के मारा है उनके लोगों को। तो ये किस तरफ जाते हुए आपको मामला लग रहे हैं? और इलेक्शन की डेट देनी है, लेकिन इलेक्शन जब डेट अनाउंस हो जाएगी कोई वोट भी करेगा? जी शुक्रिया। बात ये है कि हम एक बुनियादी बात है कि जब तक हम इस मुल्क की सियासत को फिक्स नहीं करेंगे, ना हम माशी बहरान को फिक्स कर सकेंगे, ना हम ये जो बाकी हमारे क्राइसिस चल रहे हैं इनको फिक्स कर सकेंगे। पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो पोलराइजेशन बढ़ते बढ़ते सियासत से निकल के वो गली मोहल्ले तक फैल गई है, वो इदारों के अंदर फैल गई। सुप्रीम कोर्ट का आप हाल देख लें, बाकायदा डिवीजन मौजूद है 8 और 7 की। तो हम एक बनाना रिपब्लिक का एक तस्वर पेश कर रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि लोग हमारी इस आपसी लड़ाई की, इक़्तिदार की जो रफाकशी की जो जंग है, उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं। और ये अभी थोड़ी देर पहले जो आप ये सारे केसेस वगैरह की बातें कर रही थी, जो बाकी दीगर मेरे भाई भी बातें कर रहे थे, भुट्टो को सजा होनी थी, हो गई, नवाज शरीफ को होनी थी, हो गई, इमरान खान को होनी थी, हो गई। हम सब जानते हैं इस मुल्क में कि जी ये सजाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। इंसाफ करने वाले इदारों की क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई। पॉलिटिकल पार्टी सारी मैं समझता हूँ फेल हो चुकी है, सब एक ही तरफ नजर लगा के बैठी हैं कि किसी तरीके से वो इनसे राजी हो जाए, बैसाखियां इनको मिल जाए। क्या हम मंजर पेश कर रहे हैं? ये सारी मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। आई थिंक हम वी आर इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट, और इसको रेस्क्यू करने के लिए जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखून नहीं लेंगे, हम बहुत एक खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। खोकर साहब, आपने स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया है, तो आप मुझे इजाजत है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी जो डिसएग्रीमेंट हुई पार्टी में, तो आपको ये बेहतर लगा कि आप छोड़ दें, या बात होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, आवाजें, अगर किसी की डिफरिंग ओपिनियन भी है तो उसको भी सुना जाता है, बर्दाश्त भी किया जाता है, लेकिन आपको तो नहीं किया गया। लतीफ खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब में ऐसा क्या है जो उनके ऊपर अब तक कोई सीईसी की प्रॉपर मीटिंग होकर कोई मौकफ नहीं लिया गया? क्या यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है जो 90 दिन में इंतखाबात को इंश्योर करना है? और ये लतीफ खोसा साहब जो पोजीशन ले रहे हैं वो पीटीआई के वकील बाद में और पीपल्स पार्टी के पहले रहनुमा है। देखिए, मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा कि पीपल्स पार्टी का वो इंटरनल मैटर है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप 90 दिन इलेक्शन डिले कराने के फैसले में खुद शामिल थे। सीसीआई के अंदर वजीर आला सिंध मौजूद थे, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ, नोइंगली कि इस फैसले के नतीजे में इलेक्शन डिले हो जाएंगे, आपने वो फैसला किया। और फिर उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे, जिनके पास उस सूबे के लोगों का मैंडेट भी नहीं था। आपने वो फैसला किया, उस फैसले में शामिल रहे, तो अब आप किस मुंह से आप कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाए? तो फिर इसका मतलब है कि वो बातें दुरुस्त हैं जो हम बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, जो शायद अभी वो बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में तो फिर ये बातें भी चल रही हैं कि नो फ्लाई लिस्ट के अंदर भी कुछ लोगों को डाल दिया गया है और ऐसा कुछ हो गया, तो अब आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को आप इस तरह तो ना समझें कि आप एक फैसला करने में शामिल रहें, भरपूर तरीके से शामिल रहें, और फिर उसके बाद अचानक आप अपनी लाइन बदल लें और कहें कि नहीं 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं। तो चूज अ साइड, या आप पहले ये फैसला ना करते और फिर जो आपको तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें लगाए बैठे थे
कि जनाब बलूचिस्तान से सियासतदान आपकी जमात में शामिल ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। खैर जनूबी पंजाब से कुछ लोग फिर बजेंजो साहब का खत आ गया, फिर बजेंजो साहब का वहां से खत आ गया प्यार भरा, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी सलीस और बड़ी खुशनुमा उर्दू के अंदर उन्होंने माजरत की कि जनाब हम आपकी जमात में शामिल नहीं हो सकते। जनूबी पंजाब के जो लोग थे उनके लिए एक पैगाम बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब सामने आ गए, तो जब आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो दुख तो इस चीज का है कि पीपल्स पार्टी की हमेशा एक डेमोक्रेसी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही है। और क्योंकि ये जमात हालिक जमात थी आइन की, तो ये बड़ी सेंसिटिव थी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में, इन इशूज के बारे में। जो आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशन पास हुई, यानी कि वो लेजिस्लेशन जिन्होंने वो इख्तियारात दे दिए कि जो हमने जो एक जंग के माहौल में हासिल होते हैं वो हमने पीस टाइम के अंदर दे दिए, तो हमने तो पाकिस्तान में हर कानून को अब्यूज होते देखा है। और कसम ज़रीफ़ी तो ये कि पीपल्स पार्टी के बुज़ुर्ग वो बिल पेश करते रहे। तो अब तारीख के आईने में और तारीख जिस तरीके से ठीक है खोकर साहब, आई हैव टू स्टॉप यू हियर बिकॉज़ मुझे वक्फा लेने जाना है एंड वी हैव टू कम बैक। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो खत है वो पहुंच गया है अब सदर साहब के क्या इख्तियारात हैं, क्या होने जा रहा है, और वो मुलाकात से उन्होंने एतराज़ कर लिया, उन्होंने कहा मैं मुलाकात नहीं करूंगा प्रेसिडेंट से। उन्होंने उनको इख्तियारात भी उनके याद दिला दिए हैं, लेकिन साथ साथ एक मामला मियाँ साहब का भी है, उन्होंने भी वापस आना है। और ये कल जो केस होने जा रहा है इसमें क्या मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है और अवाम किधर जाए जी, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। हम कुछ ख्वाब अधूरे जो रह गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले। मुसानास खोकर साहब भी आइडेंटिफाई कर रहे थे, हमने भी इस बात को पॉइंट आउट किया। ये ऑफिशियल पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या है, हल्का बंदियों पर उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन अब 90 दिन में इंतखाबात के ऊपर वो बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन वो जोर भी क्या किसी के थ्रू दे रहे हैं, ये हमारी थिंकिंग है। आई डोंट नो व्हाट द फैक्ट इज़, बट लगता तो ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन से जो PTI के वफ्द है उनकी सरबराही में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की सरबराही में उनसे मुलाकात हुई इलेक्शन कमिश्नर से। उन्होंने कह दिया है कि हल्का बंदियाँ उनका हक नहीं है और ना उनको करानी चाहिए। लेकिन साथ साथ और भी मामला हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तारड़ साहब मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब, मुस्तानास खोकर साहब। शुएब शाहीन साहब, अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें जो आप करना चाह रहे थे तारड़ साहब को, अगर थोड़ा सा ब्रीफ रख लें, और अगर इस पर भी बात कर लें कि अब ये हल्का बंदियों के ऊपर भी आप केस लेके जा रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये सुन सकता था, उसमें 2 वज़राए आला जो इलेक्टेड नहीं है सिलेक्टेड है, उस हवाले से भी, और इलेक्शन 90 दिन में हो इस हवाले से भी क्या आपको लगा इलेक्शन कमीशन करेगा हल्का बंदियाँ? देखें, जो मैं तारड़ साहब की बात का जवाब देना चाह रहा था, जो ये फरमा रहे थे ना कि 1 साल से केस चल रहा था, भाई अक्टूबर में कंप्लेंट फाइल हुई है, 4 नवंबर को उनको कातलाना हमला हुआ है, ही वॉज कन्फाइंड। और उसके बाद क्या होता है, जो जज चेंज होते हैं, हुमायूं दिलावर साहब पहला फ़र्द जुर्म वहाँ आयद करने जाते हैं जहाँ नैब की कस्टडी में थे। कोई अदालत किसी फिजिकल रिमांड पे आज तक कभी जा करके अपनी अदालत नहीं लगाया करती, नंबर 1। नंबर 2, उसके तासुब और उसकी सारी तफसीलात को छोड़ दें। सारा ये प्रोसेस हुआ इलेक्शन कमीशन के गवाहान और उनके ऊपर जिरा के लिए। हमारे लिए जो डेट हुई पहली दफ़ा 1 अगस्त को फर्द 342 की स्टेटमेंट थी, जो क्वेश्चन है हमें दिया, हमने उसका जवाब दिया। उस दिन हमसे सवाल हुआ सेम डे, जनाब आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे? हमने कहा यस। जो अकाउंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो हमारे वो गोशवारे बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अकाउंट्स का रिलेटेड इशू था, उसकी 4 बंदों की हम सिर्फ लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं, हम 40 बंदों की नहीं देते। और ये हमारा हक होता है। कोई भी शख्स है, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें मुल्ज़िम के गवाह कौन से रेलिवेंट है कौन से नहीं है, ये जज ने पहले प्री डिटरमिन कर लिया उनके आने से पहले। और 2 तारीख को कहा लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें, 12 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी, 1:30 बजे कहा कि उन गवाहों को ले आएं। जब हम 1:30 बजे जाकर कहते हैं कि जनाब हमारे ये बात हो चुकी ना शुएब शाहीन साहब, ये हम सुन चुके, ठीक है आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, ठीक है, लेकिन ज्यादती तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएं जब समाअत ऑलरेडी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सर प्लीज, हाँ सर क्लैरिफाई हो गया, सर क्लैरिफाई हो गया, अब आगे आ जाए ना, आगे आ जाए, इलेक्शन कमीशन पे आ जाए जरा। सदर साहब ने बुलाया, वो कह रहे मैं नहीं जा रहा, आपके उनके इख्तियारात जी आए। सिर्फ एक बात का आपको बता दूं, देखें
जुर्म यह है कि जिन्होंने गाड़ियां ली हैं तोशाखाना के हवाले से, जिसने कानून कायदे के मुताबिक कोई चीज ली उसको डिक्लेयर किया, ये जुर्म नहीं है। और गाड़ियां ली हैं मरियम नवाज, आपके सामने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, इन लोगों ने ली है, ये है जुर्म। अब आगे आता हूं आपके सवाल की तरफ डायरेक्ट। आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक और आइन के आर्टिकल 48(5) के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 105 के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं तो उसके 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। ये अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड के ये डेट्स हैं और कंडीशंस। पहली बात तो ये कि सीसीआई की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उसकी वजह यह है कि दो जो वज़राए आला थे अदरवाइज भी तो आपने पिटीशन दायर कर दी है सर? पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में या आप इलेक्शन कमीशन? इंशाल्लाह कल करने होपफुली कल करने जा रहे हैं, कल होपफुली कल करने जा रहे हैं। तो लिहाजा एक तो ये, दूसरा जो आपने कहा कि इसके अंदर कोई और रीजनिंग हो नहीं सकती 90 डेज के इलेक्शन के अलावा, और प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के दरमियान तहत। जब वो असेंबली डिसॉल्व करेगा नेशनल असेंबली, उसकी डेट वो देगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने हरकत की है ये ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला 1 मार्च की खिलाफ वर्जी है, 4/4 के फैसले की खिलाफ वर्जी है, और बल्कि ये तौहीन अदालत भी है। मेरे पास वक्त की कमी है। ओके ठीक है, आप आपकी पोजीशन क्या होगी? लेट मी जस्ट गो टू तारिक साहब। तारिक साहब, ये एक तो आज डोनाल्ड ब्लूम साहब मिले हैं इलेक्शन कमीशन से, आपको क्या लगता है उनसे मुलाकात करने की क्या वजूहात होंगी, और क्या ये हम असरअंदाज होने दे रहे हैं किसी और मुल्क को हमारी इलेक्शंस प्रोसेस पर? दूसरा, ये जो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं इसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। दूसरा साथ साथ सर अगर ये भी फरमा दीजिएगा कि मियां साहब की वापसी में अब क्या रुकावट है? देखिए, पिटीशन से जितनी मर्जी दायर करें, 16 सितंबर तक टाइम है, तो वो इनकी अंडरस्टैंडिंग ये लगती है बज़ाहिर कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं जो 16 तक कर सका मैं करूंगा, तो ले आओ मेरे पास। एक लूट सेल लग गई है, अंबार लग गया है पिटीशन का। ठीक है, ज़रूर करें, मगर देखें ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामला है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। 2 इलेक्टेड सीएम्स मौजूद थे और उसका कोरम पूरा था। आप 2 अनइलेक्टेड सीएम्स को निकाल भी दें, फॉर अ मोमेंट तसव्वुर करें वो नहीं थे, मगर फिर भी मेजॉरिटी का डिसीजन है, इट्स ए लीगली वैलिड डिसीजन, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब जहां पे मर्दमशुमारी हुई है वहां पे हल्का बंदियां तो लाजिम व मलजूम है। और उसके साथ साथ जो पंजाब में नए अजला बनाए हैं, हमने तो नहीं बनाए ना, तहरीक इंसाफ ने बनाए थे। तौसा हो गया, वजीराबाद हो गया, तलागंग हो गया। अब ये जो ज़िले बने हैं, अब मान लिया कि प्रोविंशियल एलोकेशन ऑफ सीट्स वही रहेगी, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट तो चेंजिंग आएगी, और बैनुल अजलाई सीटों में इजाफा या कमी जो वाक़ होनी है वो तो होके रहनी है। बतौर सियासी वर्कर मैं समझता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन इस वक्त सूट नहीं करते। उनकी पार्टी के कई हिस्से हो चुके, उनके पास इलेक्टेबल्स की तादाद मौजूद नहीं है, ऑन ग्राउंड उनके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा है। तो इसलिए मैं ये इलेक्शन वाले आर्गूमेंट को तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब आर्गूमेंट नहीं है इनका, और सदर को भी इख्तियार नहीं है, ईसीपी ने डेट देनी है। देखिए, जो सफ़ीर है गैर मुल्की, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं उनके हेड्स को भी मिलते हैं, और वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में साइफर वाले जुर्म के बाद, मैं इसे जुर्म कहता हूँ क्योंकि पहले कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत उल्टाई, और फिर कहा गया नहीं अमेरिका नहीं था, बाजवा था। इतना कन्वीनियंट है झूठ बोलना कि आप झूठ बोलें, गलत बयानी करें, प्रोपेगेंडा करें, मुनाफकत करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक दिन अमेरिका पे इल्जाम लगाएं, अगले दिन बाजवा पे लगा दें, डजंट मैटर। आपकी एक बिल्कुल सुमन बुकमन फॉलोइंग है, वो राइट टर्न है या अबाउट टर्न है या यू टर्न है, उन्होंने टर्न करना ही करना है। तो देखिए, अगर कोई डिप्लोमैट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के हेड को मिलता है, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है, नामुनासिब है। और साइफर का केस एग्जैक्टली ये केस है कि पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया गया, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को ख़राब किया गया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि उसमें इमरान खान साहब को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और इतना आसान नहीं होता किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करना। ममालिक दूसरे ममालिक के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर रखते हैं, अपनी राय ज़रूर रखते हैं, मगर ये नहीं होता
कि आप कहें कि हम तुम्हारी हुकूमत उल्टा रहे हैं। आप अंदाजा करें कितनी मजे का खेज बात है कि अमेरिका ने हमारे सफीर को बुलाया, असद मजीद साहब को, और कहा कि हम तुम्हारी हुकूमत उल्टाने लगे हैं। मतलब ये कोई ऐसा फिल्मों में भी नहीं होता, मतलब यानी मिशन इम्पॉसिबल भी देखेंगे ना, उसमें भी एक सिस्टम चलता है। तो ये जब अफसानवी ड्रामे हैं उनमें भी कोई ना कोई तरीकेकार है, कोई तरकीब है। ऐसा नहीं होता जिस तरह ये स्टेट को चलाना चाहते हैं, और 4 साल में जिन्होंने टका टोकरी किया है। लेकिन तारिक साहब सॉरी, माजरत कता कलामी के लिए माजरत सर, एक मिनट, वो आप कह रहे हैं कि ये आप इलेक्शन, एक मिनट, वो इलेक्शन वाले हवाले से आप कह रहे हैं कि ये आप नहीं बाय करते, ये एक्सक्यूज जो ये देते हैं क्योंकि इनको ऑन ग्राउंड वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप इनको फेस ही नहीं कर सकते, मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, मियाँ साहब वापस आएंगे तो फिर आप इलेक्शनियरिंग शुरू करेंगे, फिर महंगाई का एक रोना है। अभी आपकी परफॉर्मेंस 16-17 महीने की जो रही है उसमें महंगाई का जो होश रुबा, हर चीज में जो इजाफा हुआ है कीमतों में, तो ये तमाम मामला भी स्टैंड करते हैं। इस पर आपका मौक़िफ़? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल हम इनको फेस कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस दे सकता हूं, कहां हम वीक हैं, कहां हम स्ट्रांग हैं। इनके पास तो ऑन ग्राउंड फोर्स उस तरह मौजूद ही नहीं है ना, इनके तो लोग हैं ही नहीं मौजूद। क्योंकि जिस तरह ये पार्टी बनी थी, इधर उधर के लोग जोड़ के, आर्म ट्विस्टिंग करके, कान खींच के, जनूबी पंजाब महाज बना के, उसी तरह ये टूटी है। जितनी तेजी से बनी थी उतनी ही तेजी से डिसमेंटल हुई है। हम तो तैयार हैं, हमारा मुआवजा तो 2018 में किया जाए ना, जब हमें निकाला गया था, और जब हम महंगाई किस लेवल पे छोड़ के गए थे, और 4 साल पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। इन्होंने जो 4 साल किया है, एक ईंट नहीं लगाई, घड़ियों का व्यापार किया। अभी शोएब शाहीन साहब तोशाखाना की बात कर रहे थे, तोशाखाना से चीज लेना जुर्म नहीं है, ब्लैक मार्केट में उसको अंडर वैल्यू करके फरोख्त करना और उसके पैसे खा जाना। कोई भी मैं चीज रखता हूं तोशाखाना की एज ए मोमेंटो, एज ए सूवेनियर, एज समथिंग टू जिससे एक मेमोरी एसोसिएट होती है कि ये फलां वली अहद ने, फलां प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे दिया, मैं घर में रखूंगा, अच्छा लगेगा। ब्लैक मार्केट में ये चीजें बेच के उसके पैसे नहीं हड़पे जाते जिस तरह इन्होंने किया है। तो हम इनको बिल्कुल फेस भी कर सकते हैं। और मियां साहब की वापसी देखें, महीने डेढ़ के अंदर होगी, कानूनी तौर पे हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ना हम खौफजदा हैं, ना भाग रहे हैं, इलेक्शन में डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इनसे ज्यादा सीटें निकालेंगे। ठीक है, इनसे ज्यादा सीटें निकालेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सऊदी अरेबिया ने जिसको घड़ी दी है वो फिर इसी तरह से उसके साथ हुआ है। कोई नेक शगुन नहीं है, ये वार्निंग होनी चाहिए कि आप कम से कम सऊदी अरेबिया से घड़ी ना लें एज ए गिफ्ट, क्योंकि आपका वक्त फिर लिख दिया जाता है कि ब्राजील वाले प्रेसिडेंट का मामला आपके सामने है, ये तोशाखाना की घड़ी वाला मामला आपके सामने है खान साहब का। जी देखिए, बात तो बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान की तारीख को आप कॉन्टेक्स्ट में रखें। तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो आप तो 100 गुना भी माफ हैं, और जब आप नहीं है तो फिर किसी न किसी चीज में आपको पकड़ लेंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था, उसके अंदर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्हें सजा दे दी गई, और वो फैसला ऐसा है कि जो लीगली स्टैंड उसके साउंड फुटिंग नहीं है। तो इसी तरह पाकिस्तान, खोखर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं इजाजत दे इसी सवाल के अंदर, इसी सवाल का जवाब, सॉरी सर आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये जो हाईजैकिंग केस बना था, जो ज्यादा सीरियस केस था, उसमें वो जिला वतन होकर सऊदी अरेबिया चले गए, लेकिन बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 5 साल नाअहल हो गए, अगर 5 साल हम मान लें ताहयात। हाँ, और उसमें देखिए तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, आप फिर और दीगर कई ऐसे केसेस मौजूद हैं। असल बुनियादी बात तो ये है कि सियासतदान जब तक आपस में बैठकर इस सियासी बहरान को फिक्स नहीं करेंगे, हम इस दायरे का सफर हम जारी रखेंगे। और ये जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 90 की दिहाई से गुजरे हैं। उन्होंने देखा है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक हद से बढ़ जाए तो उसका फायदा फिर किसी और तरीक को होता है। और अभी भी जो सूरत हाल है, हम बेशक भले बैठ कर केसेस को डिस्कस करते रहे, उनकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी, फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स, उनके ऊपर बात करते रहे, हर दौर के अंदर ऐसा होता रहा है। तो हमें बुनियादी तौर पे इस वक्त साथ बैठने की जरूरत है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आम आदमी इस वक्त, उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, अपने बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया है। हम एक सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस चीज को काबू में लाने के लिए तमाम सियासतदानों को मिलकर बात आखिर इन्होंने ही करनी है, और रास्ता भी इन्होंने ही निकालना है। और अगर ये नहीं निकालेंगे तो फिर इसकी खुदा न खास्ता कॉस्ट जो है वो सिस्टम को पे करनी पड़ेगी, जो सिस्टम ऑलरेडी क्रम्बल कर चुका है, जिसकी बुनियादें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, और वो बुनियादें कमजोर करने में भी हम सियासतदान पेश रहे हैं। हमने खुद मिलकर वो बुनियादें कमजोर की है। अब लेकिन खोखर साहब, साथ बैठकर तो कानून साजियां होती है ना, साथ बैठकर तो साजिशें रचाई जाती हैं, साथ बैठकर एक दूसरे के खिलाफ होता है सब कुछ मामला। तो ये साथ बैठने से तो कोई मामला नहीं हल हुआ।
हाल दुनिया भर में यही है। आपने जरूर वो कॉस्ट पे करनी है, वो कॉस्ट पे करके जब लोग साथ बैठते हैं तो फिर आप उस तरफ क्यों जाना चाहते हैं? जब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की हम बात करते हैं तो हमने वो साउथ अफ्रीका वाली कॉस्ट हमने जरूर पे करनी है। जब आप पहले बैठकर बातचीत के जरिए हल निकाल सकते हैं तो अभी हल क्यों ना निकाला जाए? मुल्क को एक बहरानी कैफियत से क्यों रखा जाए? आप मार्केट का हाल देखें, आज $325 पे डॉलर पहुंच गया और आप भी बखूबी जानती हैं कि $325 के ऊपर डॉलर पहुंचने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 40 से 50 रुपए पेट्रोल और डीजल और महंगा होगा। आपकी बिजली आज 5 रुपए की यूनिट मजीद महंगी की गई है, आगे चल के फिर दोबारा करनी पड़ेगी। आपका सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा, आपके कर्जे जो आपने वापस करने हैं वो बढ़ जाएंगे। हम इस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। इस विशेष साइकिल से निकलने के लिए तो सियासतदानों को एक जगह पर बैठकर इस खेल के कुछ असूल तय करने होंगे। ठीक है तारिर साहब, आपको लगता है साथ बैठकर असूल पर तय किए जा सकते हैं? क्योंकि इस तरह तो मामला नहीं चल सकते कि आप 50 रुपए डीजल पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, डॉलर का रेट आप देख लीजिए 300 क्रॉस कर गया है। ये तो बहुत फ्राइटनिंग नंबर्स हैं, फिगर्स हैं। कोई आपका कोई है रूट प्लान, कोई एंड गोल? देखिए, एक शख्स था जिसने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई खुदकुशी ना करे। और वो एक असद उमर साहब थे जिन्होंने 6 महीने डिले किया IMF की डील को और बाद में साबोटाज करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुल्क के क्या हालात छोड़े। हम तो बड़ा अच्छा छोड़ के गए थे सब कुछ। हमारे पास टीम भी है, विजन भी है, एक्सपीरियंस भी है और इन हालात को बिल्कुल प्रॉपर मैंडेट के साथ ठीक भी कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इररेपरेबल लॉस हुआ है या हालात इस नहज पे पहुंचे कि ये ठीक ना हो सके। मगर मैं खोखर साहब के साथ अग्री करता हूं, हमने मार खाई, हम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे। 90 की दहाई तलखियों से भरी हुई एक दहाई थी, मगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आपस में बैठे। उसका नतीजा ये निकला कि 2008 में 13 में एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ 2 सिविलियन गवर्नमेंट्स का। तो हमने करके दिखाया है अपने कॉन्डक्ट से, अपने एक्शन से, और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, इश्यूज पे सियासत की है। तो ये हो सकता था, मगर खान साहब ने जिस तरीके से सोसाइटी को पोलराइज किया है, नफरत के बीज बोए हैं, सोसाइटी को तकसीम किया है, लोगों की खुशी गमी में लोग लड़ पड़ते हैं आपस में, हर घर के अंदर एक डिवीजन है, कल्ट फॉलोइंग है, वो किसी और को तस्लीम नहीं करती, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट नहीं करते, पब्लिक प्लेसेस में जाने की तमीज खत्म हो गई है, नारेबाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, कोई रिएक्शन मिल जाए तो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाते हैं। तो ये जो एक कल्चर है, ये बहुत मार खाने के बाद मेरा ख्याल है ठीक होंगे। जिस तरह बाकी पार्टीज ने एक सबक सीखा। कानूनी और आईनी तकाज़ों का अंदाज़ा लगाते लगाते हम इस अंदाजे से बहुत दूर हो गए हैं कि अवाम के साथ हमने क्या कर दिया है, अवाम को किस हालात में हमने डाल दिया है, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर बसर होगी। बिजली आज 5 रुपये फिर बढ़ गई है, 315 पे डॉलर पहुंच गया है, पेट्रोल मज़ीद 50 रुपये बढ़ेगा, डीजल मज़ीद 50 रुपये बढ़ेगा। ये हमारा जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और लगता नहीं है कि किसी के पास भी कोई सोल्यूशन है एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम। बार बार बात होती है कि यूके के सोलिसिटर को इन्होंने हायर किया था PTI के चेयरमैन की तरफ से कि वो जाकर UN में अब उनके जो हैं मुकदमात को पेश करें, लेकिन आज शायद वो बात ख़त्म हो गई है। ट्विटर पे ये पैगाम हमें रिसीव हुआ है, अब पता नहीं बात सच है या नहीं, लेकिन इस पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह।